गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो इसे आप ध्यान से करेंगे तो 4 नंबर आपके बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम जो छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं संख्याओं के बारे में, उनके एक एक स्टेप करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती थी? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं थी जो 1 से शुरू होती थी और अंत तक चलती थी। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या हुए? पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती हैं? ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक के बारे में। और पूर्णांक क्या होते थे? पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं, दशमलव और भिन्नों को छोड़ करके। तो जैसे हमारे पास है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या है? पूर्णांक हैं। और पूर्णांक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। जो माइनस वाले हैं इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो हमारे पास प्लस वाले हैं इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। 0 यहाँ पे ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, माइनस और प्लस का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से इन पूर्णांकों में से कुछ संख्याओं के अलग अलग नाम दिए गए, कुछ विशेष जो गुण हैं उनके अंदर, उसके आधार पर इसमें अलग अलग नाम दिए हैं। अगर हम इन पूर्णांकों में देखेंगे तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। तो जो 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। उसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं भी इसमें होंगी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? उन्हें हमने नाम दे दिया विषम संख्याएं। और ये कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, ये संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। जो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? उदाहरण इसके ये हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें सिर्फ खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इनके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। इन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद के अलावा और किसी का भी भाग जाता है, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं के अगर हम उदाहरण लिखें तो जैसे हमारे पास है 4, 6, 8, ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग जा रहा है। 4 में 4 का भाग तो जाता ही जाता है, इसमें 2 का भी भाग जाएगा। 6 में 6 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 2 और 3 का और जाएगा भाग। यहाँ पे 8 में 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 2 और 4 का भी इसमें भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में
या परिमेय p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं अभी हमने पढ़ी हैं ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 10 हैं वो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। 1/2 है वो भी एक परिमेय संख्या है। 0 है वो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद में हमारे पास आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारे पास ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याओं के अगर उदाहरण लें तो उदाहरण हमारे पास है जैसे √2, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, पाई, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 लिखने के बाद में जब इनका हम भाग देंगे 22 में 7 का तो ये एक जो परिमेय संख्या है वो प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, अपरिमेय संख्या के उदाहरण में लिखते हैं। तो ये हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी को अगर एक साथ लिखा जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम वास्तविक संख्याओं को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संयुक्त रूप है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इन वास्तविक संख्याओं के बारे में ही इसमें हमें पढ़ना है और इसके लिए हमें इसमें एक एल्गोरिथम करना है और एक प्रमेयिका जिसका यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में हम सीखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है। उसके बाद हम 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम जो है हम इस नाम को पहले समझेंगे कि ये नाम क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो नाम का अर्थ हमें समझना है पहले। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है किसी भी वाक्य को, किसी भी परिभाषा को सिद्ध करने के लिए कोई स्टेप जो दिए जाते हैं, स्टेप का जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक एल्गोरिथम कहते हैं। अगर इसे सही भाषा में परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी समस्या को हल करने में सुपरिभाषित पदों की श्रृंखला क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। अब यहाँ पे जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, विभाजन के बारे में, भाग के बारे में पढ़ेंगे। और ये किसने दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड एक वैज्ञानिक था, उसने इसे दिया था, इसलिए इसके नाम पे आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब भाग देना हमने पहले सीखा है कि हम भाग किस प्रकार से दें। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का भाग देना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमें 11 में भाग देना है 2 का, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कितने पर भाग जाएगा। तो जैसे 5 पे भाग जा रहा है, कितना आएगा 10 और शेषफल यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है किससे भाग जा रहा है, और उसके बाद में ये हमारे पास शेषफल, भाजक और जो भाज्य था इनमें एक संबंध बनता है। क्या संबंध बनता है? अगर हमें 11 वापस से पाना हो तो 11 बराबर क्या बनेगा? 11 बराबर बनेगा 2 गुणा में 5 और प्लस में हमारे पास क्या आएगा? 1। क्या किया हमने 11 को वापस लाने के लिए? भाजक को भागफल से गुणा कर दिया और प्लस में इसके क्या लिख दिया? शेषफल लिख दिया है। तो यहां से हमारे पास 11 क्या है? 11 को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। जो हमारे पास भागफल आता है, जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल। और जो हमारे पास शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। अब यहाँ से इसके आधार पर अगर हम इसका सूत्र बनाएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो क्या बनेगा? ये बनेगा भाज्य बराबर 2 क्या है? भाजक गुणा 5 क्या है? भागफल और प्लस में 1 क्या है? 1 है यहाँ पे शेषफल। तो ये हमारे पास सूत्र बन गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसी को हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। भाज्य को यहाँ लिखा है A से, भाजक को लिखा है B से, भागफल को लिखा है Q से और शेषफल को हमने यहाँ लिखा है R से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बन गया? A बराबर BQ प्लस R। इसके आधार पे हमें प्रश्नों को हल करना है और दी गई संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसके साथ ही हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो एक विधि है जिसमें पहले से ही जो कोई स्टेटमेंट सिद्ध किया जा चुका है, कोई वाक्य सिद्ध किया जा चुका है, उसके आधार पर हम कुछ और वाक्यों को सिद्ध करें, उसे हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसका भी हम यूज करेंगे। इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और उसका पहला प्रश्न हम लेकर के चलेंगे। तो 1.1 का जो पहला प्रश्न हमें दिया है, क्या दिया है इसने? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इनका HCF ज्ञात करना है। तो इसका जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हों तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो 2 संख्याएं दी हैं उनके लिए अगर हम हल करें तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहला पार्ट जैसे हमें दिया है 135 और दूसरी संख्या है 225। इनमें हमें HCF ज्ञात करने के लिए पहले देखना है कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी। तो 225 संख्या बड़ी है और 135 क्या है? छोटी है। जब हमारे पास बड़ी और छोटी संख्या आ जाएं तो बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या का भाग देना है। तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 225 में 135 का भाग देंगे तो कितने पर भाग जाएगा? 1 पर। कितना आ जाएगा? 135। कितना बचेगा? यहाँ से 5 में से 5 घटेंगे 0, 12 में से 9 घटेंगे, यहाँ पे हमारे 3 घटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 9। तो कितना आ गया हमारे पास? 90। तो जब हमने भाग दिया 135 का 225 में तो हमारे पास जो संख्या बनी वो क्या बनी? अगर हम विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनेगा हमारे पास? A बराबर BQ प्लस R। A क्या है इसमें? भाज्य क्या है? 225 बराबर भाजक क्या है? 135 गुणा भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना है हमारे पास? 90। यहाँ से हमारे पास बन गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर हमने इस भाग को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें फिर से जो भाजक हैं और जो शेषफल है इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इन दोनों में देखने के बाद छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हमें भाग देना है और ये विधि तब तक लगाते जाना है जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 नहीं बच जाए। तो जब तक जहां 0 आ जाएगा वहां पर हमारे पास जो भाजक है वो इसका HCF बनेगा। तो कैसे करेंगे? और हमारे पास दोनों संख्याओं में 135 बड़ा है किससे? 90 से। तो यहां से हम 135 में भाग देंगे 90 का, कितने पर जाएगा? 1 पर। शेषफल
शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मान रखेंगे तो इसका भाज्य है 135, भाजक है इसका 90, भागफल है इसका 1 और शेषफल कितना है 45। अब इन दोनों में फिर से हम छोटा और बड़ी संख्या देखेंगे तो 90 बड़ा है और 45 क्या है, छोटा है। तो अब 90 में भाग देंगे हम किसका, 45 का। कितने पर भाग जाएगा, 2 पर, 90 आ जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस में शेषफल है 0। जहाँ पर शेषफल आ जाए वही इसका क्या है, भाजक जो है वो HCF बन जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 225 और दूसरी संख्या क्या है 135। क्या बनेगा, इसका HCF है 45। तो पहला पार्ट हमारा एक पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए जो दूसरा पार्ट है वो लेकर के चलेंगे। यही विधि उसमें लगानी है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो संख्याएं दी हैं उनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। उसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या बना है, दो संख्याएं हैं 196 और दूसरी संख्या क्या है 38220। यहाँ से हमारे पास 38220 बड़ा है किससे, 196 से। अब हम क्या करेंगे, 38220 में भाग देंगे किसका, 196 का। भाग देंगे तो क्या बनेगा, 1 पर भाग जाएगा पहले और हमारे पास ये 2 1 पर भाग जाएगा, कितना आएगा 196। कितना बनेगा, यहाँ से 12 में से 6 घटेंगे 6, 7 बच गए, 17 में से 9 घटेंगे बचेंगे 8। यहाँ से हमारे पास 2 बच गए, 2 में से 1 घटेगा 1। ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से जब हम भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा। अब 196 को पहले हम करके देखते हैं 8 से। कितना बनेगा, 8 × 48, 4 बचेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 × 9 72 और 4 76, 7 बचेंगे, 8 और 7 15, कम रह रहा है। अभी और जाएगा भाग आगे। 9 पर भाग करके देखते हैं 196 को। 9 पर भाग करें कितना आएगा, 9 × 6 = 54, 5 × 9 = 81 और 5 × 86 और हमारे पास 8 बचेंगे। 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17। कितना बनेगा, 1764। तो कितने पर भाग जाएगा, अभी 9 पर भाग जाएगा। कितना आ जाएगा, 1764। घटाएंगे, 12 में से 4 घटेंगे 8, यहाँ से बचे 5, 15 में से 6 घटेंगे 9, 7 में 7 घटेंगे 0 और 1 में से 1 घटेगा 0। हमारे पास क्या बच गया, 98। ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये जो भाग जाएगा वो जाएगा 5 पर। तो कितना आ जाएगा, 5 पर भाग देंगे तो 5 × 30, 3, 5 × 9 = 45 और 3 × 48, 4, 5 और 4 9। हमारे पास जो शेषफल बचा है वो कितना आ गया, 0 आ गया। जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक है वही इसका क्या होता है, HCF। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 38220। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, A बराबर BQ + R। भाजक है यहाँ पे 196, भागफल है इसका 195 और शेषफल हमारे पास है इसके लिए 0। तो यहाँ से हमारे पास जो भाजक है वो इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो 196 और 38220 का जो HCF है वो क्या बन गया, 196। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे पार्ट में संख्या है 867 और 255। इन दोनों में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 867। तो 867 बड़ा है 255 से, तो 867 में भाग दे देंगे 255 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 867 भाग देंगे 255 का। कितने पर भाग जाएगा, ये भाग जाएगा शायद 3 पर। 3 पर भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, 15 और 1 16, 1 बचेगा, 6 और 1 7। यहाँ से घटाएंगे, 7 में से 5 घटेंगे 2, 6 में से 6 घटेंगे 0, 8 में से 7 घटेंगे 1। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 102। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनेगा यहाँ पे, A बराबर BQ + R। A का मान क्या है, A का मान है 867,
बी का मान है 255 गुणा क्यू का मान है 3 और आर का मान है हमारे पास 102। यहाँ से अब ये दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो 255 बड़ा है 102 से। तो अब हम 255 में भाग देंगे 102 का, कितने पर भाग जाएगा, 2 पर, कितना आएगा हमारे पास 204, कितने बचेंगे 51। तो हमारे पास क्या बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मान रखेंगे 255 बराबर 102 गुणा में 2 प्लस में शेषफल हमारे पास है 51। अब इन दोनों में फिर से देखेंगे तो 102 बड़ा है किससे, 51 से। तो यहाँ से 102 में भाग देंगे 51 का, कितने पर भाग जाएगा, 2 पर, कितना आ जाएगा 102, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास 102 बराबर क्या बनेगा 51 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहीं पर जो भाजक है वही इसका HCF है। तो क्या बनेगा यहाँ से 867 और दूसरी संख्या है 255। यहाँ से क्या आया हमारे पास 51। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है उसका HCF कितना आ गया 51। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। प्रमेयिका क्या कह रही थी, पहले से जो सिद्ध किया जा चुका है उसका यूज करके हमें नया वाक्य सिद्ध करना है। तो वो नया वाक्य क्या दिया हुआ है हमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कहे कि दर्शाइए कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, तो हमें वर्डिंग जो है इसकी वो एक जैसी रखनी है। सिर्फ यहाँ पे भाजक बदलेगा और शेषफल बदलेंगे, उसके आधार पर हम पूरी की पूरी प्रश्नावली जो पूरा क्वेश्चन है वो हम हल कर लेंगे। इस तरह के सारे जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के वो इसी तरीके पर होंगे। तो हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है उसका हल है हमारे पास क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। तो मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है। जब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक a है तो यहाँ पे हमें लिखना है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये हमारे पास होता है a बराबर BQ + R। अब यहाँ से जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आया है इसकी तुलना करनी है हमें दी हुई संख्याओं के साथ। तो दी गई संख्याएं क्या हैं, दी गई संख्याएं कौन सी हैं हमारे पास, ये हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये संख्याएं हमें इसने दी हैं। अब हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं के साथ इसकी अगर तुलना करें तो यहाँ पे r का मान 1 है, b का मान 6 है और q का मान q है। तो यहाँ पे तुलना करने पर जो b का मान आएगा, कहने का मतलब जो भाजक आएगा उसको हम लेकर के चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुलना करने पर क्या बनेगा हमारे पास, अगर तुलना करेंगे तो b का मान क्या है 6, तो भाजक b का मान कितना आ गया हमारे पास, भाजक b ये हमारे पास आ गया है 6। जब हमारे पास भाजक आ गया तो इस भाजक का हम धनात्मक पूर्णांक में भाग करेंगे। तो भाजक 6 का पूर्णांक a में भाग करने पर संभावित शेषफल, क्या क्या शेषफल आ सकते हैं, संभावित शेषफल किसी भी संख्या में अगर हम भाग करेंगे 6 का तो यहाँ पे जो शेषफल बनते हैं वो बनते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5।
कहने का मतलब 0 से शेषफल शुरू होंगे और जो भाजक है उससे एक कम तक इसके शेषफल चलेंगे। जितना भाजक है उतने ही उसके शेषफल होंगे। 6 भाजक है तो शेषफल भी कितने होंगे 6। अगर भाजक 10 होता तो शेषफल कितने हो जाते 10। अगर भाजक 20 होता तो शेषफल कितने हो जाते 20। इसी के आधार पर हमारे पास जो शेषफल आए हैं, इन शेषफलों के आधार पर हमें क्या बनाने हैं, धनात्मक पूर्णांक बनाने हैं इस संख्या के लिए। तो शेषफलों से बनी संख्याएं क्या क्या बनेगी, विभाजन एल्गोरिथम का अगर यूज करें तो b का मान क्या है सभी के लिए, b का मान है 6, q का मान q है, प्लस पहला शेषफल क्या है, r क्या होता है शेषफल, पहला शेषफल 0, दूसरे शेषफल से संख्या क्या बनेगी 6q प्लस 1, तीसरे शेषफल से क्या संख्या बनेगी 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 6q प्लस 4 और फिर आ जाएगा 6q प्लस 5। अब यहाँ से जब हमारे पास संख्याएं बन गई, इनमें से हमें कौन सी संख्याएं निकालनी हैं, इनमें से हमें निकालनी है विषम संख्याएं, क्योंकि इसने विषम संख्याएं पूछी हैं तो विषम संख्याएं यहाँ से अलग कर लेंगे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं हमारे पास, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या बन गए, विषम धनात्मक पूर्णांक ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये नहीं होगा, तो क्या आ गया हमारे पास 6q प्लस 1, दूसरा हमारे पास इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये सम हो जाएगा। विषम क्या बच गया 6q प्लस 3 और तीसरा क्या बच गया 6q प्लस 5, क्योंकि 6q प्लस 4 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ गए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो जो हमें सिद्ध करने के लिए लाइन दी थी वही हम लिख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए वर्डिंग यही रहेगी, इसी तरह से हमें तुलना करनी है, इसी तरह से हमारे पास भाजक आएगा, भाजक बदलेगा तो शेषफल भी बदल जाएंगे और शेषफल बदलेंगे तो ये संख्याएं भी बदल जाएंगी। ये संख्याएं बदलने के बाद इसमें से सम का है तो सम अलग कर लेंगे, विषम का है तो विषम अलग कर लेंगे और सारे पूर्णांक पूछा है तो सारे पूर्णांकों को ले लेंगे और लास्ट में जो सिद्ध करने के लिए लाइन कही है वही लाइन हम दोबारा लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया है, इसका तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब हमें एक बड़े समूह को छोटे छोटे समूहों में बांटना हो और जो संख्याएं हमें दी हैं 2 संख्याएं, उन संख्याओं का हमें क्या करना होता है, हमें उसके लिए HCF ज्ञात करना होता है। तो हमें जो 2 संख्याएं दी हैं कौन कौन सी, कुल सदस्यों की संख्या और जो हमारे पास 32 सदस्यों वाली टुकड़ी है वो संख्या, इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं ये हमारे पास हैं 616 और दूसरा हमारे पास हैं एक टुकड़ी में सदस्य हैं, कितने हो जाएंगे, एक टुकड़ी में सदस्य हैं ये हमारे पास हैं 32। इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हमारे पास जो ये दोनों संख्याएं दी हैं इन संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। तो 616 बड़ा है 32 से, तो 616 में हम भाग देंगे 32 का।
तो हमारे पास 32 का जब 616 में भाग जाएगा तो ये कितने पर होगा भाग, 32 से कम 32, यहाँ से बच जाएंगे हमारे पास 11 में से 2 घटेंगे 9, 5 में से 3 घटेंगे 2, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 6। 32 का भाग देंगे 296 में, कितने पर भाग जाएगा ये भाग जाएगा 9 पर, शायद 9 पर भाग करके देखें, 9 पर भाग दें कितना आएगा 18, एक बचेगा 27 और एक 28, तो 9 पर भाग जा रहे हैं कितना आ जाएगा 288, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 8। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनेगा, इससे क्या सूत्र था इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से हमारे पास जो a है वो क्या है 616, b का मान है 32, भागफल है 19 और शेषफल इसका है हमारे पास 8। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों में संख्या आई है वो 32 जो है वो बड़ी है 8 से, तो 32 में हम किसका भाग कर देंगे 8 का। तो 32 में जब हम 8 का भाग करेंगे तो कितने पर भाग जाएगा 4 पर, शेषफल क्या बचेगा हमारे पास 0। यहाँ से हमारे पास 32 बराबर क्या आएगा, भाजक है 8 गुणा में भागफल है 4, शेषफल है 0। तो जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक क्या बन जाता है इसका HCF। तो HCF ऑफ 616 और 32 ये कितना है 8। तो जो HCF है वही स्तंभों की संख्या है, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर है हमारे पास 8। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या क्या रहा है। तो हमें चौथा क्वेश्चन दिया है इसने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमारे पास कोई संख्याएं लेनी है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, उनके लिए हमें यह सिद्ध करना है कि उनका जो वर्ग है वो इस रूप का होगा। m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना प्रश्न नंबर 4 हल कर रहे हैं, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक, इसके लिए हमने मान लिए 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हैं और इनके लिए हमें वर्ग करके देखना है और वर्ग हमें सिद्ध करना है कि इस रूप का होता है। तो पहले हम 3q का वर्ग करेंगे। 3q का वर्ग क्या बनेगा 9q स्क्वायर। हमें जो सिद्ध करना है इसमें 3m के रूप में, तो यहाँ से 3 को अलग करेंगे तो क्या बनेगा 3 गुणा में 3q की स्क्वायर। यहाँ पे q का मान रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा और पूर्णांक को जब पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हमारे पास इनका गुणनफल भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह हम एक पूर्णांक रख सकते हैं और वो एक पूर्णांक इसने क्या दिया हुआ है m, तो क्या बन गया 3m। फिर हम 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर। a का मान है 3q और b का मान है 1। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसे 2ab को पहले लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। इस सूत्र के आधार पे यहाँ पे मान रखेंगे तो a की स्क्वायर करनी है, क्या बनेगा 3q की स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a का मान है 3q गुणा में b का मान है 1 प्लस में हमारे पास b की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 6q और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 3q कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा 3q प्लस में यहाँ से क्या बचेगा 2 और प्लस बाहर क्या बच गया 1। यहाँ से इन सभी में q का अगर हम मान रखेंगे तो एक पूर्णांक होगा और इसको हल करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। तो इस पूरे पूर्णांक की जगह हम m रख देंगे तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1।
तो हमारे पास क्यू प्लस 3q+1 का वर्ग आ गया। अब हमें वर्ग करना है 3q+2 का, तो यहाँ भी वही सूत्र लग जाएगा, a² + 2ab + b²। a का मान है हमारे पास 3q² प्लस 2 गुणा a का मान 3q गुणा b का मान है 2, प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2q²। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये क्या बनेगा 9q², 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 से गुणा करेंगे 12q और प्लस में हमारे पास है 4। इसको हम तोड़ देंगे दो संख्याओं में तो क्या बन जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस में 3 और प्लस में हमारे पास है 1। इन तीनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा q² 3q² प्लस 4q और प्लस में हमारे पास है 1 और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस पूरे में q का मान रखेंगे तो हमारे पास ये पूर्णांक आएगा और पूर्णांक की जगह हम क्या रख सकते हैं m, तो क्या बन गया ये 3m+1। तो हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं थी उनका हमने वर्ग करके देखा तो ये वर्ग या तो 3m आ रहा है या आ रहा है हमारे पास 3m+1। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। जो लाइन दी है वही हम लिख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तीन m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब इसी तरह से हमें पांचवा प्रश्न हल करना है। इस प्रश्न में चौथे में तो हमें दिया था वर्ग, अब हमें दिया हुआ है इसने घन। तो अब हमें इसके लिए घन ज्ञात करना है और घन क्या होता है, घन होता है q। तो हमें वही संख्याएं माननी पड़ेंगी कि हमारे पास जो संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक हैं वो क्या है 3q या 3q+1 या है 3q+2। इनका हम घन करके देखेंगे तो 3q का घन क्या होगा, 3 की क्यूब कितनी होती है 27 और q की क्यूब कितनी होती है q³। इनमें से हमें 3 को अलग करना है, यहाँ से 9 को अलग करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अलग कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 3q की क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो सिद्ध करना है वो क्या है 9m 9m+1 और 9m+8। यहाँ से हमारे पास 9 अलग हो गया, ये एक पूरा पूर्णांक बनेगा तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे m। उसके बाद में हमारे पास संख्या है 3q+1 की क्यूब, a+b की होल क्यूब क्या होती है a+b की होल क्यूब होती है हमारे पास a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस में b की क्यूब। इसमें हम मान रखेंगे a का मान है 3q और b का मान है 1, तो क्या बनेगा 3q की क्यूब प्लस 3 गुणा a का मान क्या है 3q तो 3q की स्क्वायर गुणा b का मान क्या है 1 प्लस 3a का मान है 3q गुणा b की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर और प्लस में हमारे पास है b की क्यूब क्या बनेगा 1 की क्यूब। यहाँ से 3q की क्यूब क्या हो जाएगी 27q की क्यूब प्लस 3 गुणा में 3q की स्क्वायर क्या बनेगी 9q² और 1 से गुणा करेंगे 9q² आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया 9q और 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 प्लस में 1 की क्यूब क्या होती है 1। हल करेंगे यहाँ से 27q की क्यूब प्लस 3 को 9 से गुणा किया 27q² प्लस आ जाएगा 9q और प्लस हमारे पास आएगा 1। इन तीनों में अगर हम देखें चारों में तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, तीनों में से ये कॉमन आएगा 9q, अंदर क्या बचेगा 3q² प्लस में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3q और प्लस यहाँ पे आएगा 1 और प्लस 1 हमारे पास बाहर है, इसमें ये पूरा पूर्णांक बनेगा 1, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे m और प्लस में हमारे पास क्या बच गया 1। उसके बाद हमारे पास है 3q प्लस 2 की क्यूब, यहाँ भी वही सूत्र लग जाएगा a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस में b की क्यूब। a का मान है 3q और b का मान है 2। हल करेंगे क्या बनेगा 3q की क्यूब प्लस 3 गुणा 3q की स्क्वायर गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2
प्लस 3 गुणा में 3 क्यू गुणा में 2 की स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 की क्यूब। यहाँ से हल करेंगे 27 क्यू की क्यूब प्लस 3 गुणा में 3 की स्क्वायर होती है 9 क्यू स्क्वायर गुणा में हमारे पास है 2 प्लस में 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 क्यूब और प्लस 2 की स्क्वायर होती है गुणा में हमारे पास 4 और प्लस में 2 की क्यूब कितनी होती है 8। यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास 27 क्यू की क्यूब प्लस 3 को 9 से करेंगे 27 क्यू स्क्वायर और 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 क्यू और प्लस में हमारे पास है 8। इन तीनों में से अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है इसमें से 9 क्यू। कॉमन लेंगे क्या बनेगा 3 क्यू की स्क्वायर यहाँ से प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 6 क्यू प्लस में यहाँ से आ जाएगा 4 और प्लस में हमारे पास क्या बच गया 8। इन सभी का मान अगर q का मान रखेंगे तो ये एक पूर्णांक बनेगा और पूर्णांक की जगह हम रख सकते हैं m, तो क्या बन जाएगा 9m प्लस 8। तो हमने इनकी घन करके देखी धनात्मक पूर्णांकों की, तो ये क्या आई 9m, यहाँ पे आया 9m प्लस 1 और यहाँ पे आया 9m प्लस 8। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक की घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप की होती है। तो इसके साथ ही हमारी जो पांचवा प्रश्न है वो पूरा हो गया और 1.1 प्रश्नावली भी पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।